गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए सेकेंड ईयर फ़िलासफ़ी की क्लास में हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पेपर पढ़ रहे हैं। इसमें हम बुद्धिवादी दार्शनिक पढ़ रहे हैं और पिछली 2 क्लास से हम बुद्धिवादी दार्शनिक डेकार्त की ज्ञान मीमांसा को और उसकी संशय पद्धति को पढ़ रहे हैं। डेकार्त को आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है। लास्ट क्लासेस में हमने ये देखा था कि डेकार्त ये बता रहा है कि ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं और डेकार्त ने अपनी दार्शनिक प्रणाली के रूप में संशय की पद्धति को अपनाया। ठीक है, डेकार्त के हमने 4 सत्यता सूत्र भी देखे थे। उसमें हमने ये देखा था कि डेकार्त ये बताता है कि मैं उसी ज्ञान को स्पष्ट और सुभिन्न निश्चित ज्ञान मानूंगा जो 4 प्रक्रियाओं से गुजरेगा। अब डेकार्त ये कहता है कि मैं हर तर्क पर, हर अनुभव पर, हर मान्यता पर, इवन हर ज्ञान पर संशय करूंगा। मतलब आज तक डेकार्त को जो भी ज्ञान हुआ, डेकार्त के हिसाब से कि अभी तक मुझे जो भी ज्ञान हुआ है, भले ही वो शास्त्रों के माध्यम से हो, भले ही लोगों ने बताया हो, विद्वानों ने बताया हो, अपने आसपास के वातावरण से मैंने सीखा हो, मैं हर उस ज्ञान पर संशय करूंगा। कब तक? जब तक मुझे स्पष्ट और सुनिश्चित ज्ञान नहीं मिल जाता। तो डेकार्त ने कहा था कि डेकार्त के अनुसार कि सबसे स्पष्ट, सुभिन्न और निश्चित ज्ञान किसका है? गणित का ज्ञान है। लेकिन डेकार्त ये कहता है कि एकदम निश्चित ज्ञान पाने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं गणित के ज्ञान पर भी संशय करूं, क्योंकि ये संभव है कि जब मैं गणित का कोई प्रमेय हल कर रहा हूँ तो उस प्रमेय को हल करते समय मैं मानवीय भूल के कारण कोई स्टेप भूल सकता हूँ, या डेकार्त ये कहता है कि कोई शैतानी आत्मा हो सकती है जो मुझे उस सवाल के गलत निष्कर्ष पर पहुँचा दे। तो मतलब गणित का ज्ञान भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो संशय से परे हो। मतलब डेकार्त ये कहता है कि आज तक डेकार्त का जितना अनुभव रहा होगा वो सब संशय की परिधि में आ जाता है। तो डेकार्त के दर्शन में ये उसका प्रस्थान बिंदु माना जाता है कि वो हर बात पर संशय करता है। और क्यों करता है? स्पष्ट ज्ञान, निश्चित ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब डेकार्त ये कहता है कि जब कोई संशय करता है और ये सोचता है कि मैं हर अनुभव पे संशय कर सकता हूँ, हर मान्यता पे संशय कर सकता हूँ, तो क्या संशय करने वाला खुद पर संशय कर सकता है? अगर संशय करने वाला खुद पर संशय करता है तो भी संशय करने वाले का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर डेकार्त को एक, हम ये कह सकते हैं कि एक स्वयं सिद्धि प्राप्त होती है, या एक ऐसा विचार प्राप्त होता है जिसे सिद्ध करने के लिए आपको कोई और कथन की आवश्यकता नहीं होती। सामान्यतः तर्कशास्त्र में आपको कोई निष्कर्ष स्थापित करने के लिए आपको आधार वाक्यों की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर डेकार्त ये कह रहा है कि ये जो कथन है कि संशय करने वाला जब खुद पर संशय कर रहा है तो उसके अस्तित्व पर कोई संशय नहीं किया जा सकता। यहाँ डेकार्त का एक कथन है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। मतलब सोचने वाले पर, संशय करने वाले पर क्या नहीं किया जा सकता? संशय नहीं किया जा सकता। तो ये लाइन अपने आप में प्रूव्ड है कि मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं हूँ। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि जो सोचने वाला है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लीजिए कै है कोई जो सोचता है, तो जो कै सोच रहा है, या मान लीजिए कै कोई व्यक्ति है, तो जब वो कहता है मैं सोचता हूँ, तो यहाँ पर जो मैं है वो शरीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो मैं है वो आत्मा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा डेकार्त कहता है। डेकार्त कहता है कि ये जो स्टेटमेंट है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है, तो सोचता शरीर नहीं है। कौन सोच रहा है फिर? वो कहता है आत्मा सोच रही है, तो इससे आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। तो यहाँ से डेकार्त की तत्व मीमांसा शुरू होती है। डेकार्त सबसे पहले आत्मा को सिद्ध कर देता है और उसी के आधार पर फिर वो आगे जाके ईश्वर को सिद्ध करने की कोशिश करता है। मतलब इसी स्टेटमेंट से वो आगे जाके ईश्वर को भी सिद्ध करेगा, अन्य आत्माओं को भी सिद्ध करने की कोशिश करता है, अन्य मन को भी सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो डेकार्त का ये जो स्टेटमेंट है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ,
इसे डेकार्ट ने किस आधार पर कहा कि चिंतन के आधार पर आत्मा का सिद्ध होना तो समझ में आता है, लेकिन डेकार्ट ने एक पूर्व मान्यता का इस्तेमाल पहले से कर लिया। हालांकि डेकार्ट ये कह रहा है कि मैं किसी भी मान्यता को स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन डेकार्ट इस मान्यता को या इस विचार को या इस अवधारणा को स्वीकार करके चलता है कि कुछ गुण होते हैं जो किसी द्रव्य में रहते हैं, तो उन गुणों के आधार पर उस द्रव्य की सत्ता सिद्ध होती है। ये ग्रीक दर्शन में चलने वाली एक अवधारणा थी, या ग्रीक दर्शन में चलने वाला एक प्रभाव था, एक संप्रदाय था जो ये मानता था, एक स्कूल था फिलॉसफी का जो ये मानता था कि गुणों के आधार पर द्रव्य को सिद्ध किया जा सकता है। तो मतलब डेकार्ट के अवचेतन में या डेकार्ट के मन में या मस्तिष्क में ये बात पहले से थी कि किसी गुण के आधार पर किसी द्रव्य की सत्ता को सिद्ध किया जा सकता है। अगर सिर्फ चिंतन के आधार पर आत्मा को सिद्ध करना हो तो मुश्किल नहीं है, लेकिन डेकार्ट ने कहा कि चिंतन एक गुण है जो आत्मा नामक द्रव्य में रहता है। यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डेकार्ट ने अपने टाइम में बहुत मौलिक विचार प्रस्तुत किया था। एक समय इसको जब हम सुनते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तो इस पर सच में कोई संशय नहीं किया जा सकता। ये एकदम क्लियर स्टेटमेंट है, बिना किसी संशय के अपने आप में प्रूव्ड लिखता है। हाँ, सोचने वाले की सत्ता तो है ही, मैं सोच रही हूँ इसलिए मैं हूँ। लेकिन डेकार्ट के बाद जो दार्शनिक आते हैं वो डेकार्ट के इस विचार पर या इस मान्यता पर या डेकार्ट के अनुसार ये स्वयं सिद्ध है, इस स्वयं सिद्धि पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। और वो जाहिर सी बात है कि वो सारे अनुभववादी दार्शनिक होंगे। तो उनमें से एक है जो ये कहते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो सोचना एक क्या है? प्रक्रिया है। इससे एक विचार की सत्ता तो सिद्ध होती है, लेकिन इससे आत्मा की सत्ता सिद्ध नहीं होती। सोचना एक प्रक्रिया है, और आप क्या सोच रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं उससे विचार की सत्ता सिद्ध होती है, उससे आत्मा की सत्ता सिद्ध नहीं होती। अब आत्मा की सत्ता सिद्ध नहीं होती तो उससे आगे के दर्शन की तो बात ही ना करें। तो ये थे तार्किक भाववादी दर्शन थे एयर, उसने ये सवाल उठाया। इसी तरीके से एक अस्तित्ववादी दार्शनिक है सात्र भी कहते हैं कि पहले होना होगा उसके बाद सोचना होगा। मतलब पहले अस्तित्व होगा उसके बाद ही तो कोई व्यक्ति सोचेगा। पहले व्यक्ति होगा फिर व्यक्ति सोचेगा। मान लीजिए ये तो बहुत एक तरीके से स्पष्ट चिंतन है कि मैं ये बात बोल पा रही हूँ। डेकार्ट भी एक उम्र पे जाके ये बात बोल पाया, लेकिन एक बच्चा जिसे ये नहीं पता होता कि चिंतन क्या होता है, लेकिन उसका अस्तित्व है, उसे भले ही अपने अस्तित्व का बोध नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व है। तो सात्र ये कहता है कि होना पहले होता है, चिंतन बाद में होता है। कहने का मतलब अस्तित्व पहले है, चिंतन बाद में है। सात्र ये बात कहते हैं। आजकल जो विज्ञान ने तरक्की की है वहाँ ये देखा जाता है कि भौतिक यंत्र तक सोच लेते हैं, और जो बहुत सारी क्रियाएं पहले मानव करता था आज उसको रोबोट कर लेते हैं, आज उसको मशीनें कर लेती हैं। तो सोचने की प्रक्रिया को एक यंत्र भी कर सकता है। और डेकार्ट पर यह भी असर है कि सोचने का काम सिर्फ और सिर्फ मानव करते हैं, पशु नहीं कर सकते, क्योंकि डेकार्ट पर ईसाई दर्शन का या ईसाई धर्म का ये प्रभाव है जो ये मानते हैं कि आत्मा सिर्फ मानवों में होती है, पशुओं में, वनस्पति में नहीं होती। लेकिन आज ये प्रूफ हो गया है कि सोचने का काम पशु भी करता है और वनस्पतियाँ भी महसूस करती हैं। एक और बात यहाँ पर उठती है कि क्या सिर्फ चिंतन के आधार पर ही अस्तित्व को सिद्ध किया जा सकता है? मानव की चिंतन प्रक्रिया में सिर्फ सोचना शामिल नहीं है, उसमें उसकी कल्पना करना भी शामिल है, उसमें उसकी संवेदनाएं भी शामिल हैं। मतलब ये जो सोचना है, जो हमारे मस्तिष्क का काम है, जो हमारी अन्य चेतन प्रक्रियाएं हैं, ये बहुत व्यापक है। इसमें केवल एक चिंतन का गुण नहीं है, और केवल चिंतन के गुण के आधार पर ही हम किसी अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि डेकार्ट के इस स्वयं सिद्धि पर बाद के दार्शनिकों ने बहुत आक्षेप लगाया। ये बात सही है कि डेकार्ट ने अपने समय में एक बात कही थी और इस पर एक समय के लिए विचार किया जा सकता है। ये हम ये कहें ये पूरी तरह गलत है तो ये भी बात सही नहीं है, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये एकदम सही है तो ये बात भी गलत है। अब हम अगली क्लास में डेकार्ट के शरीर और मन के संबंध पर डेकार्ट ने एक अवधारणा प्रस्तुत की है, उस पर विचार करेंगे। थैंक्स।